हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आरएम पीसीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा पुरास्थल के आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे और भी रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे इससे जुड़ी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा के आरंभिक नगर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी लगभग 80 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीजें कहते हैं। इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यताओं से काल की क्रम की दृष्टि से यह सभ्यता है न जो मिस्र एवं मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? स्थान बताना है। राज्य कौन सा स्थान में है? तो पंजाब हो जाएगा, पाकिस्तान। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला में है, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या इससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। यह बिल्कुल सही है। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना होता था। बिल्कुल सही है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। यह भी सही है। फिर है, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। ये बात गलत है। व्याख्या देखते हैं। इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से इनकी चिनाई की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताना है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। सही है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी सही है। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। बिल्कुल सही है। चौथा है, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। ये गलत है और गलत आंसर को ही चूज करना था। देखिए, इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है, कौन सा कथन सही है? कालीबंगा और लोथल अग्निकुंड मिले हैं। सही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये भी सही है। देखिए,
कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, जो बिल्कुल सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह यानी अनाज रखने का सामान मिला था, जैसे कोठार ये सब होता था पहले के जमाने में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विभिन्न नगरों में कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से किन स्थान पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? देखिए, इसमें से बताना है कि सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर है सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी से हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हड़प्पा स्थल लिए हैं, हड़प्पा काल के स्थल। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तथा भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, ये सभी हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। ठीक है, इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे, ये सही है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। नहीं, ये गलत है। इन नगरों में नालों को ढक कर रखा जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, सही है। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, इनके जरिए इनकी देखभाल की जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करते थे, बिल्कुल सही है। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, ये भी सही है। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। उपयुक्त तीनों कथन सही। हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतें की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापार भी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक, शिल्पकार भी रहते थे। लिपिक मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे।
हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ये गलत है। मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग होता था, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या है, हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चट पत्थर का प्रयोग किया गया था, न कि चूना पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातु को तौलने के लिए बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर है बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? सोने और चांदी से गहने बर्तन बनाए जाते थे, ये सही है। फिर है तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, नहीं, ये गलत है। मुहरे बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है। उनमें अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। इन प्राप्त चीजों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया। ये विशेषज्ञ खास चीजें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मुहरों पर पच्चीकारी करना, ये सब होता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, सूती कपड़ों के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? आंसर है मोहनजोदड़ो से। यहाँ से सूती कपड़े के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, सही है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है, परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लगभग 7,000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने वर्ष पूर्व? तो लगभग 7,000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं में से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? आंसर है लाल रंग का। लाल धूसर रंग का भी होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस काल में फेंस से मनके, चूड़ियां, बाले और
छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये सही है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप में पाए जाते थे, वही फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। उपयुक्त में से दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। हड़प्पा काल में फेयंस से मन के चूड़ियां चूड़ियां वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या साफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। नेक्स्ट है मिलान करना है। तांबा कहाँ से है? तो तांबा राजस्थान की खेती से होता था। टीन कहाँ से है? टीन है अफगानिस्तान से। और सोना कर्नाटक के कोलार से होता था। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। तो नंबर ए है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। इस काल में टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? कृषकों और चरवाहे गांव में रहते थे, सही है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, सही है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, ये भी सही है। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था, यह गलत है। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। इनमें कृषकों और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे, अतः वे तो नहीं बच पाए, किंतु हल के आकार के मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता है, अतः कथन डी गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति और नदी जिस पर अवस्थित है उसके बारे में मिलान करना है। तो देखिए, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो रावी। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। कालीगंगा, घग्गर, लोथल भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सुमेलित है। हड़प्पा स्थल सिंधु के सहायक रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वहीं कालीगंगा घग्गर नदी के तट पर तथा लोथल साबरमती की सहायक भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में कौन सा है? आंसर हो जाएगा गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाकों में खदरी बेट के किनारे बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी।
हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर तीन भागों में बंटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा सी, धौलावीरा। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पा कालीन नगर है। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है डी, गुजरात। लोथल गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में है स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातु से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं के बारे में बताना। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है। नहीं, लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे है। ये गलत कथन है। फिर है यहाँ एक बंदरगाह भी था। सही है। इस नगर में भंडारगृह भी था। सही है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम चलता था। सही है। व्याख्या है, लोथल साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी के किनारे। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाजों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाजों पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मुहर या मुद्रा मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मुहर का प्रयोग सामने से उभरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। यह बात सही है। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। ये गलत है। ऑप्शन नंबर एक सही है। हड़प्पा कालीन मुहर मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते थे। थैली को बंद करने के लिए बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पीट कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते हैं। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, अतः कथन दो गलत है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क है। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? आंसर है डी, 1, 2, 3, यानी नदियों का सूखना है इसमें सम्मिलित, और जंगलों का विनाश है, फिर शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना है। इन सभी है।
हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारण। हड़प्पा के पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए, जिनमें नदियों का सूखना है, ईंट के पकाने के लिए ईंधन की जरूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा जरूरतों को कारण जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त होना है। तीन कारण सम्मिलित हैं। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की कई बस्तियों से जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 वर्ष के बाद लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर का, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है वेद, संख्या में 4 हैं। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। वेद संख्या में 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया है। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं को स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता और सोम वनस्पति के अधिपति हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सबसे सूक्तों की रचना पुरुष द्वारा की गई थी। क्या यह सही है? तो यह ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई थी, ये गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है, सही है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था, सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 3। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, अतः कथन एक गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, यह बिल्कुल सही है। यह संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? आंसर है 3 और 4 का, यानी गंगा और यमुना का। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों ब्यास, सतलज व अन्य का कई बार प्रयोग हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। सुमेलित करना है। भाषा है और भाषा परिवार है। संस्कृत, संस्कृत का हो जाएगा संबंध। भारतीय 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 यूरोपीय भाषा परिवार। और पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा क्या है? तो तिब्बत बर्मा भाषा परिवार। फिर है मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार। फिर है मध्य भारत की भाषा यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे
फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृशक्ति माँ हिंद और मदर अंग्रेजी। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है सी, नहीं सही है। सही है, जिसे पढ़ते हैं। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, ये सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी सही है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, ये भी सही है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीनी के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे बंदरगाह चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसे जल्दी तैयार होने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था, अतः कथन सी गलत है। यज्ञ की आग में घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ यहाँ से ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूह पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है को बारे में बताना है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे, सही है। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे, यह गलत है। पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वैदिक काल के राजा न तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी और न ही एक कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियां सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी, अतः कथन दो गलत है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है? आंसर है डी, 1, 2, 3, यानी पुरुष जन 20 ये भी मिलता है, भारत जन 20 ये भी मिलता है, यदु जन 20 ये सभी मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द जन और 20 का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द 20 से ही निकला है। वैश्य शब्द 20 से ही निकला है। ऋग्वेद में 20 और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या 20, भारत जन या 20, यदु जन भी 20 जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आज लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? आंसर हो जाएगा दस्यु। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास,
दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। इन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। देखिए यहाँ क्या क्या बहुत अच्छा बात कहा गया है। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। नेक्स्ट है कथन पर विचार करना है। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। यह गलत है। कुछ महापाषाणिक जमीन के भीतर होते हैं जो कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। ये सही है, यानी केवल 2 होगा। व्याख्या है, कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण यानी महाबड़ा पाषाण पत्थर कहलाया। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अतः कथन एक गलत है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। इस तरह के महापाषाणी कब्रों को ताबूत सावधान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? आंसर है बी 1 और 2 यानी गोलाकार सजाए गए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर। ये सब क्या है? तो महापाषाणिक कब्र को दर्शाते हैं। व्याख्या है, कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए काले लाल मिट्टी के बर्तन। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तन को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणी कब्रों में मिलती है। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। यह सही है। कुछ महापाषाणी कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, भी सही है। कब्रों पर गोलाकार चट्टाने या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। सही है। फिर है, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। यह गलत है। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की विभिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता यानी सुराख होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता है, न कि डेथ होल। अतः कथन डी गलत है। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था
जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाव गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है घोर नदी। इनाव गांव भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लेटा कर दफनाया जाता था तथा उसका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सब के पास रखे जाते थे। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है सी, चिकित्सा से संबंधित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक के नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्हें उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता के नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।